अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नफीस सुल्तान है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसकी काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और पहले वही बात कि इसको शिकाक ज़हनी भी कहा जाता है और इसका इलाज कब तक जारी रहता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि शिज़ोफ्रेनिया के बारे में लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते और इसे पागलपन समझ पाते हैं, या फिर इस तरह से लगता है उनको कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो मरीज़ का इलाज ही करना छोड़ देते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात मरीज़ को कुछ जो मतलब सवीर केसेस होते हैं उसमें मरीज़ को मार दाड़ भी की जाती है, या किसी एक आध कमरे में बंद कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट या क्लाइंट का जो रवैया होता है या उसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं और वो फैमिली के लिए उनको बर्दाश्त करना एक लंबे अरसे तक पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर इस तरह से वो जो क्लाइंट होता है वो बहुत सारी बाकी मुसीबतों का भी सामना करता है। तो अगर मैं ये बताऊं कि शिज़ोफ्रेनिया एक्चुअली है क्या, तो ये किस्म की नफ्सियाती बीमारी है जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, यानी कि ऐसी अलामात जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि आपको कोई इंसान ऐसी स्टोरी सुनाएगा या वो बोलेगा कि मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ एजेंसी के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है हकीकत का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मैं फ़लाँ जगह पर फ़लाँ पोजीशन पर हूँ। तो इस तरह की जो सूरत हाल वो बताएगा या वो चीज़ें बताएगा, वो इस कदर उसके ऊपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि एक नॉर्मल बंदा हो सकता है कि वो ट्रस्ट भी कर दे। लेकिन ये अलामात जब शुरू होती हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर शिज़ोफ्रेनिया की अलामात डेवलप हो रही हैं। ऐसे में या बहुत सारे केसेस में इंसान की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो अमूमन हमारे माइंड में वही वाली बात आती है जो कि मैंने यहाँ पर पीछे जिक्र किया कि इंसान इसको पागलपन समझता है और फिर मरीज़ का इलाज छोड़ देते हैं। लेकिन ये सवियर केसेस में होता है। हमेशा हम किसी भी केस को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सवियर, और सम टाइम हम उसको प्रोफाउंड भी कह देते हैं। माइल्ड में ऐसे होता है कि ऐसी तमाम अलामात जो कि कम लेवल पर होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, ईज़िली मैनेजेबल होती हैं और सम टाइम इसको आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। मॉडरेट थोड़ी सी सख्त होती हैं, यानी कि इंसान के जो लाइफ है, डेली की लाइफ, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सवियर में ये होता है कि इंसान को अपनी ज़ाती इंसाइट ही कम हो जाती है, यानी कि वो अपनी देखभाल भी नहीं कर पाता। और प्रोफाउंड में तो इस तरह से होता है कि इंसान का मतलब कि इवन कि टॉयलेट ट्रेनिंग तक भी रह जाती है। तो इस तरह से हम इसको, मेजर तो 3 कैटेगरीज हैं लेकिन प्रोफाउंड भी हम इसको कह सकते हैं कुछ केसेस में। कहते किसी भी मसले या बात को समझने की सलाहियत कम हो जाती है और हकीकी दुनिया से राब्ता भी ख़त्म हो जाता है और इस तरह अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान के अंदर एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। अच्छा, इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो शिज़ोफ्रेनिया की अलामात को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली किस्म को हम पॉजिटिव अलामात कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सिम्टम्स। दूसरे में नेगेटिव सिम्टम्स, तीसरे में डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं। इस कैटेगरी में 2 किस्म की बहुत अहम अलामात होती हैं। एक को हम डिल्यूजन्स, जबकि दूसरी को हेलुसिनेशंस कहते हैं। डिल्यूजन्स ऐसी सोचें होती हैं जो कि गलत होती हैं, लेकिन इंसान इनको सच मानता है, यानी कि इसके फॉल्स बिलीव्स बहुत पुख्ता होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी तलाक़ें भी ऐसी रिपोर्ट हुई हैं, या फिर सेपरेशंस ऐसी रिपोर्ट होती हैं कि हस्बैंड एक अरसे के बाद अपनी मिसेस के ऊपर कुछ शक करना शुरू कर देता है कि शायद ये जो है कहीं जा रही हैं और क्या नाम है, इनके कहीं पे रवाबित हैं। अगर वो कहीं पे जॉब पे जा रही हैं तो शायद वो इसलिए जा रही हैं। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के उनके फॉल्स बिलीफ बन जाते हैं जो कि उनको वो कहते हैं कि ये सच ही है क्योंकि मुझे लगता है ये सच है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे में हम मरीज़ को कुछ भी समझा लें, जितनी भी मेहनत कर लें, मरीज़ अपने ख़यालात को सच ही मानता है। डिल्यूजन की मज़ीद किस्में भी होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और फिर उसके बाद डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होती है। और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में
इंसान दूसरे लोगों पर शक करता है, जैसा कि मेरे पड़ोसी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो अभी मैंने बात बताई। कुछ को लगता है कि मेरे ख़ानदान वाले भी मुझे मारना चाहते हैं ताकि वो मेरी जायदाद वगैरह पे कब्ज़ा कर लें। कुछ को शक होने लगता है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। और ये सारे शक इंसान और इसके ख़ानदान के माबेन दूरी का सबब बनते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है या गवर्नमेंट को मैं इंतहाई मतलूब हूँ। इस तरह की तमाम शक वाली अलामात को हम डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो डिलीजन की एक और किस्म भी है जिसे हम डिलीजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसके अंदर मरीज़ को ये लगता है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इस पर हंसते हैं या लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मरीज़ आसपास के लोगों पर शक करता है कि शायद ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल डिलीजन एक गलत सोच है जिस पर मरीज़ को पूरा भरोसा होता है कि ये सच है, इसलिए ख़ानदान वाले जितना भी समझा लें वो इसकी बात नहीं मानता, क्योंकि इसको पक्का यकीन होता है कि वो जो सोचता है वही हकीकत है। फिर दूसरी अलामात में हेलुसिनेशंस पाई जाती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा महसूस करना जो वाकई हो नहीं रहा, जैसा कि कानों में आवाज़ें सुनाई देना जबकि हकीकत में कोई आवाज़ नहीं होना। मरीज़ को लगता है कि कोई इसके साथ बातें कर रहे हैं और वो आवाज़ इसको सुनाई दे रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अपने साथ वो हंस भी रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कोई उनको कुछ पैगाम दे रहा है और वो उसके ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं। ऐसे में जब मरीज़ से पूछा जाता है कि आपको इन आवाज़ों के साथ कुछ दिखाई भी दे रहा है तो वो कहता है कि नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दर हकीकत ये आवाज़ें कुछ नहीं होती। ऐसी आवाज़ों को हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। आगे अगर हम चलें तो कहते हैं जी शिज़ोफ्रेनिया में अमूमन ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाई जाती हैं। तकरीबन 70% मरीज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों में विजुअल हेलुसिनेशंस भी पाई जाती हैं, यानी कि इनको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हकीकत में होती ही नहीं। जैसे मरीज़ कहेगा कि मुझे कोई आदमी नज़र आ रहा है या कोई परछाई नज़र आ रही है। विजुअल हेलुसिनेशन से ज़्यादातर कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं। कुछ केसेस में मरीज़ बोलते नहीं हैं, लेकिन हम इनके हरकत सकनात देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर कहते हैं जी कि क्योंकि वो अपने आप के साथ बड़बड़ा रहे होते हैं या फिर अपने आप से मुस्कुरा रहे होते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि वैसे क्यों बातें कर रहा है तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता, अलबत्ता बार बार पूछने पर वो बताता है कि इससे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो इन आवाज़ों का जवाब दे रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो ख़ुद से बातें कर रहा है, लेकिन मरीज़ के एतबार से इससे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका वो जवाब दे रहा होता है। और शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, जो कि ज़्यादा मैनिफेस्ट यानी कि ज़ाहिर भी होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। इन नेगेटिव अलामात से मुराद उन अलामात में कमी आना है जो बीमारी से पहले रोज़मर्रा मामूलात के मुताबिक काम करता था, लेकिन अब वो वैसे नहीं कर पाता। जैसे कि पहले वो सही से काम कर रहा था, अब वो करना छोड़ दिया उसने। जैसा कि काम में दिल लगना बंद हो जाना। मरीज़ के घर वाले बताते हैं कि वो अब कुछ करता ही नहीं, दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है, किसी अलग एक कमरे में बैठा रहेगा, किसी से ना तो बात करता है ना ही काम पर जाता है। कुछ लोगों के अंदर जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ना तो वो मुस्कुराते हैं और ना ही उदास होते हैं, यानी कि इमोशंस का ख़त्म हो जाना भी नेगेटिव सिम्टम्स में आता है। कुछ लोगों में हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, इन्हें किसी भी चीज़ में खुशी या प्लेजर नहीं मिलता। ऐसे मरीज़ों के ख़ानदान से जब हम पूछते हैं कि जब कोई त्यौहार आए या शादी ब्याह का मौका हो तो मरीज़ के क्या तासरात होते हैं, वो क्या क्या तैयारी करता है, तो फैमिली जवाब देती है कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई त्यौहार आए या शादी ब्याह हो। इसी तरह से नेगेटिव सिम्टम्स और डिलीजन्स, हेलुसिनेशंस के अलावा तीसरी किस्म की अलामात भी होती हैं जिनको हम डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स कहते हैं। इनमें इंसान अजीब किस्म की हरकत करने लगता है, जैसा कि घर से बाहर भागना, बाहर जाकर कपड़े फाड़ देना, रोड पर पड़ी चीज़ें उठा लेना। फिर शिज़ोफ्रेनिया होता कितना आम है। तकरीबन 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है या उनको हो सकती हैं। कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आबादी अगर 20 से 22 करोड़ है तो उस हिसाब से हमें तकरीबन 20 से 22 लाख अफराद इसका शिकार हो सकते हैं या पॉसिबिलिटी है कि वो हों भी। ये बीमारी होती क्यों है?
इंसान के दिमाग के अंदर डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है। इसका लेवल जो मुकर्रर मकदार से जब बढ़ जाए तो ये मरीज़ को लायक हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि ख़ानदान में पहले से किसी को कोई शिज़ोफ्रेनिया रहा हो तो कुछ लोगों में हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस के बाद भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बंदा सही ठीक ठाक पढ़ रहा हो और आप देखते हैं कि कुछ इम्तिहानात के बाद उसको इस तरह की अलामात शो हो जाती हैं, और कुछ लोगों में थोड़े बहुत सिम्टम्स बचपन से ही चले आ रहे होते हैं, बाद में ये जाकर अलामात एकदम से बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ अक्सर शिज़ोफ्रेनिया को पागलपन समझा जाता है या फिर जन्नात वगैरह का साया कहा जाता है, और लोग इलाज के बजाय गैर साइंसी इलाज यानी कि तावीज़ धागों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जिससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, अलबत्ता वक्त ज़ाया होता है और मज़ीद बीमारी में शिद्दत आ जाती है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज है क्या? इसका इलाज का सबसे अहम जुज़ मेडिकेशन और साइकोथेरेपी है, यानी कि दवाएं और साइकोथेरेपी, यानी कि अद्वियात के साथ साथ नफ्सियाती तरीक़ा इलाज जिसको हम CBT कहते हैं, इसके लिए मौजू होते हैं। ऐसी बहुत सी अद्वियात पहले ज़माने से मार्केट में मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से डोपामाइन के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि साइकियाट्रिस्ट इसको देते हैं। साथ साथ में CBT काफ़ी हद तक शिज़ोफ्रेनिया को ख़त्म करने में मदद देती है या कम करने में, उसकी अलामात को कम करने में मदद देती है। तहकीकात से साबित हुआ है कि जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए इतनी ही आसानी और जल्दी से मरीज़ के रिकवर होने के चांसेस होते हैं। बर वक्त ठीक डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस जो होती है और मुनासिब अद्वियात और बेहतरीन साइकोथेरेपी के बाद कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे केसेस, क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर तो हम काम नहीं कर रहे, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जब एक शख्स इस तरह के अलामात, पहले तो उसमें इस तरह के अलामात नहीं होती हैं, उसकी पहले से शादी हो चुकी होती है, शादी के बाद अगर उसको इस तरह के अलामात आना शुरू होती हैं तो उनका घर टूट जाता है। अमूमन ऐसा देखा गया है बहुत, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं जिसको उसके स्पाउस के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। एक चीज़ तो ये है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को जो ऑलरेडी इस तरह की कंडीशन में मौजूद है, लोग कहते हैं इसकी शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिस इतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऐसे हालात में शादी करवा देंगे तो अगेन उसका स्पाउस ही सबसे ज़्यादा इसको फेस करेगा, इस प्रॉब्लम के साथ को। लेकिन सपोर्ट की जा सकती है। अगर पहले से शादीशुदा हैं तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, अगर वो पहले से शादीशुदा नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें जब तक कि अलामात मुनासिब होती हैं, या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें कि इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि शिज़ोफ्रेनिया की बहुत सारी अक़साम हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये जनरल किस्म के अलामात हैं, ये स्पेसिफ़िक हमने नहीं की जी के आगे शिज़ोफ्रेनिया की सब कैटेगरी में अगर हम देखें, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। शिज़ोफ्रेनिया एंड साइकोटिक सिम्पटम्स जो हैं ये एक स्पेक्ट्रम है, इसमें बहुत सारे क्लस्टर्स हैं और वन बाय वन हो सकता है कि कोई एक शख्स किसी एकाध बीमारी का शिकार हो और उसको उस तरह से मैनेज किया जा सकता है, या उसकी जो बीमारी है उसको उस तरह से मैनेज किया जा सकता है या उसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा यही बात याद रखें कि हम जब भी कोई इस तरह की शिज़ोफ्रेनिया की अलामात आएंगी तो ज़रूरी नहीं होता कि उसको 100% ही शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है कि वो किसी अद्वियात का भी असर हो। सम टाइम साइकोटिक फ़ीचर किसी अद्वियात की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि अद्वियात को मिसयूज़ करने से भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि अगर वो ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, और उनको मिसयूज़ कर रहा है, एडिक्शन का शिकार हो चुका है, तो उसकी वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामात आ सकती हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम ही मतलब कि अपना अंदाज़े से कह दें कि भाई हो सकता है कि हमारा बंदा जो है या जो हमारा पेशेंट है वो नशा लेने लग गया है, तो इस वजह से उसको ये वाली अलामात आ रही हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, इसलिए बेहतरीन डायग्नोसिस करना ऐसे प्रोफेशनल्स के पास, जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो कि इसके ऊपर एक्सपर्ट हों और इसकी तशख़ीस को जानते हों और वो इसके ऊपर एविडेंस बेस्ड काम करते हो, यानी कि उनके पास प्रूफ हो। अगर वो कह रहे हैं कि इस बंदे को साइकोटिक फीचर्स हैं तो उनके पास टेस्ट रीटेस्ट के रिज़ल्ट्स हों। जैसे कि अभी हम अगर बात करें तो हमारे पास जब बहुत सारे नौजवान आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, तो हम उनके साथ टेस्ट रीटेस्ट करते हैं। हम एकदम से ही एक दो सेटिंग में तशख़ीस नहीं बता देते कि भाई ये बंदा, इसको ये प्रॉब्लम है। हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं,
हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको ये बीमारी है तो उसको हम बाकी मज़ीद ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या इसका इलाज ज़िंदगी भर चलता है? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी को अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इससे कम 1 से 2 साल तक इलाज की ज़रूरत होती है। अगर ये एक बार ठीक हो जाने के बाद दोबारा अलामात ज़ाहिर हों तो फिर इलाज 5 साल तक भी जारी रह सकता है, और कुछ लोगों को मैनेज करने के लिए ज़िंदगी भर भी अद्वियात की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन हम ये बात है कि असेसमेंट अच्छी तरह से कर ली जाए, साइकोथेरेपी बेहतरीन हो, फॉलोअप अच्छा लिया जाए, अद्वियात आला क्वालिटी की हों तो बर वक्त अवेलेबल भी हों, तो इंसान अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर कर सकता है या बना सकता है। किस उम्र के अफराद को शिज़ोफ्रेनिया होता है? अमूमन ऑनसेट यानी कि बीमारी की शुरुआत 16 से 26 साल तक की हैं, यानी कि अगर एक शख्स 16 साल का है तो बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है 12-13 साल में भी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर 16 से 26 साल की एज में अलामात शुरू हो जाती हैं, या अमूमी या अनकॉमन 26 से 30 साल भी है, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 40 साल की उम्र या इससे ज़्यादा उम्र में शिज़ोफ्रेनिया बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उसमें अलामात आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले से उसमें शिज़ोफ्रेनिया हो लेकिन अभी तशख़ीस हुई हो। या यूँ समझ लें कि मर्दों में अलामात 18-19 साल की उम्र में ज़ाहिर होती हैं, जबकि ख़वातीन में शिज़ोफ्रेनिया की अलामात 28-29 साल की यानी कि लेट 20s में उनके जो हैं ज़ाहिर होती हैं, और अमूमन मर्द इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। ज़्यादातर मर्दों को ये बीमारी लाहिक होती है। अच्छा, अगर आपके ख़ानदान या जानने वालों में से इस तरह की अलामात नज़र आ रही हों तो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, कि जितना जल्दी उसको आप घर मतलब इलाज गाह तक ले जाओगे उतना ही बेहतर होता है। अपने किसी साइकेट्रिस्ट से, करीबी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर लें, या फिर अगर हमसे रब्ता करें तो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद आपको इलाज तजवीज़ करते हैं, और माशरे के एक शहरी की ज़िंदगी आसान बनाने में और उसकी फैमिली की ज़िंदगी को आसान बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।